नकली जुर्म। एसटीआर कॉलेज न केवल शहर का बल्कि देश का जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसकी क्वालिटी की चर्चा इतना ज़्यादा है कि देश भर के छात्र उसमें एडमिशन लेने के सपने देखते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम लोग वहाँ बड़े से बड़ा डोनेशन देने को तैयार रहते हैं। यहाँ के टीचर्स जब किसी को बताते हैं कि वो एसटीआर कॉलेज की फैकल्टी हैं तो लोग उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखने लगते हैं। लेकिन उन्हीं में एक शिक्षक ऐसा था जो अपनी वर्तमान पोजीशन और कॉलेज दोनों से ही असंतुष्ट था और उसकी वजह भी थी। डॉक्टर प्रवीर कॉलेज में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था और इस दौरान उसका प्रमोशन एक बार भी नहीं हुआ था और इसकी वजह केवल एक ही थी, यानी उसकी कड़वी जबान। वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। मैनेजमेंट हमेशा इसी वजह से उससे नाराज रहता था, लेकिन उसे हटाना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो थ्योरेटिकल फिजिक्स का माहिर था। डॉक्टर प्रवीर खुद भी कॉलेज बदलने के लिए कई बार इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन खुद उसकी खरी जबान उसके रास्ते की रुकावट बन जाती थी। वो इंटरव्यू लेने वालों को इस तरह लाजवाब करता था कि अपने से ज़्यादा बुद्धिमान जानकर इंटरव्यू लेने वाले उससे कन्नी काट जाते थे। इस समय भी वो कॉलेज छोड़ने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था और मन ही मन इस कॉलेज के मैनेजमेंट को गालियां भी दे रहा था, जिसकी झलक उसके चेहरे की सती और सिलवटों में नजर आ रही थी। अचानक एक सुरीली आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। सर! उसने चौंक कर सर उठाया और सामने मौजूद खूबसूरत चेहरे ने उसके चेहरे की सख्ती को पल भर में नरमी में बदल दिया। सर, मे आई कम इन? उस लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। यस, आओ माहम, डॉक्टर प्रवीर ने नरमी के साथ कहा। माहम बीटेक फाइनल ईयर की एक होनहार स्टूडेंट थी। सर, मुझे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कुछ थ्योरीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर प्रवीर को नरमी से बात करते देखकर माहम की हिम्मत बंधी और उसने अपनी समस्या बताई। ज़्यादातर छात्र डॉक्टर प्रवीर के सख्त मिजाज को देखते हुए बात करने में हिचकिचाते थे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स वो तो बहुत आसान होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर डॉक्टर प्रवीर माहम को काफ़ी देर तक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी समझाता रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि प्रवीर सर ने तुझे आधे घंटे तक अकेले फिजिक्स पढ़ाई। हम लोगों को तो बाहर ही से भगा देते हैं। महान की सहेली कल्पना को महान की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसे उस वक्त सर का मूड बहुत अच्छा था। मेरे सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने बिल्कुल नरम अंदाज में दिए। महान को खुद भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कि मयंक आजकल दूर दूर क्यों दिखाई देता है? आजकल वो भाव खाने लगा है। मैंने उसे थोड़ा मुंह क्या लगा लिया, जनाब अपने को राजा इंद्र समझने लगे। माहम ने मुंह बनाया। अगर कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की किसी लड़के को लिफ्ट दे दे तो उसे अपने को राजा इंद्र समझने का हक हासिल हो जाता है, कल्पना ने सर हिलाते हुए कहा। जब मैं बोलना छोड़ दूंगी तो बच्चों को अकल आ जाएगी, माहम ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा। शायद तुम ऐसा ना कर पाओ। क्या मैं जानती नहीं कि तुम्हारे दिल में मयंक के लिए क्या है? कल्पना ने उसके गले में बाहें डालकर कहा। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर प्रवीर के दिल में माहम के लिए क्या है। वो मन ही मन माहम को अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला कर चुका था और आज उसने ये भी तय किया था कि वो माहम के सामने अपने दिल का हाल कह देगा और इसके लिए उसके पास मौका भी था। वो कुछ स्टूडेंट को कॉलेज के वार्षिक समारोह के लिए एक प्रोग्राम तैयार करा रहा था, जिसमें फिजिक्स के कुछ नियमों को दर्शकों के सामने पेश किया जाना था और प्रस्तुतकर्ताओं में माहम भी शामिल थी। उसी प्रस्तुति के सिलसिले में अभी वो आने वाली थी। सर! माहम की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया। माहम की आवाज़ ही उसके बदन में अजीब सी कैफियत पैदा कर देती थी। आओ आओ माहम। वो जल्दी सीधा होकर बैठ गया। माहम अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर प्रवीर को ये इत्मीनान हुआ कि वो अकेली ही आई थी। सर, मैंने प्रेजेंटेशन का मैप तैयार कर लिया है, आप एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। डॉक्टर प्रवीर ने जल्दी से उसके हाथ से मैप लेकर साइड में रख दिया। माहम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रोग्राम पेश करने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। ऐसे में उसे सर से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। सर, अभी इसके बाद काफ़ी काम है, अगर आप मेहरबानी करके अभी देख लें तो हम लोग आगे काम कर सकते हैं, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा।
हाँ, ये काम ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कौन सी बात? महान को और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। बैठ जाओ महान, उसने सामने कुर्सी को इशारा किया और महान कुछ ना समझते कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर गुरवीर ने मेज की दराज खोल कर एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसे महान के सामने लाकर खोल दिया। डिबिया के अंदर एक खूबसूरत सोने की हीरों जड़ी अंगूठी जगमगा रही थी। कैसी है? डॉक्टर गुरवीर ने उसकी आंखों में देखते पूछा। बहुत खूबसूरत। माहम ने तारीफी नज़रों से देखा। हालांकि अभी भी उसे नहीं मालूम था कि डॉक्टर पुरवीर उससे अंगूठी के बारे में क्यों पूछ रहा है। ये मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए ली है। अच्छा, क्या आप शादी कर रहे हैं? माहम ने खुश होकर पूछा और डॉक्टर पुरवीर ने उसकी ओर अफसोस से देखा। आखिर लड़कियां दूसरे के दिल की बात आसानी से क्यों नहीं समझती? हाँ, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। सर, अगर वो कहीं आसपास रहती है तो मैं उससे इस बारे में पूछ लूँ, माहम ने हमदर्दी से कहा। बेचारे प्रवीर सर, अभी तक उन्हें अपनी होने वाली बीवी के दिल का हाल तक नहीं मालूम था। हाँ, इस बारे में केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। डॉक्टर प्रवीर के लहजे में कोई अजीब बात इस बार माहम ने महसूस की। सर, तो फिर आप बताइए कि वो कौन है। मैं जल्द से जल्द उससे बात करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें खुद अपने से ही पूछना होगा माहम, वो लड़की तुम ही हो। डॉक्टर प्रवीर की भारी भर्राई हुई आवाज़ उसकी भावनाओं के अत्यधिक प्रवाह को इंगित कर रही थी। उधर माहम की ये हालत थी कि काटो तो खून नहीं। उसने कभी सर को इस नज़र से देखा ही नहीं था, बल्कि सर से शादी ख्याल ही उसके लिए डरावने ख्वाब की तरह था। हालांकि सर ने उसके साथ कभी सख्ती नहीं की थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट को वो देखती थी कि किस तरह वे सर की झिड़कियां खाने से बचने के लिए उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। डॉक्टर प्रवीर चुप होकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। फिर माहम ने हिम्मत करके बोलने का फैसला किया। सर, एक्चुअली मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। तो अब देख लो क्या बुराई है, इस बार डॉक्टर परवीन ने नॉर्मल लहजे में कहा। माहम की हिम्मत थोड़ी और बंधी और उसने आगे कहा। सर, एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम लोग शादी करने जा रहे हैं। उसने अपनी बात पूरी की और इंतजार करने लगी सर की खूंखार प्रतिक्रिया की। उसे यही लग रहा था कि अब सर तेज आवाज में कहेंगे गेट आउट, और फिर शायद वो आगे उसको देखते ही काट खाने दौड़ने लगेंगे। लेकिन डॉक्टर परवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शांत स्वर में धीरे से पूछा, वो लड़का कौन है? वो मयंक है सर। अच्छा लड़का है। मुझे यकीन है तुम उसके साथ खुश रहोगी। इस बार भी डॉक्टर परवीर ने धीमी आवाज में कहा। सर, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज माइंड ना कीजिए। माहन को अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर एक को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। डॉक्टर परवेज ने एक बार फिर शांत स्वर में कहा और अंगूठी को डिबिया में बंद करके मेज की दराज में रख दिया। फिर उसने महंत बनाया हुआ चार्ट खोलकर सामने रख लिया। अब हम लोग प्रोग्राम पर डिस्कस करते हैं। फिर वो बहुत देर तक महंत प्रोग्राम के बारे में समझाता रहा और आखिर में जब महम उठने लगी तो उसने कहा, महम, जिंदगी में हर तरह के मोड़ आते हैं, कभी खुशी के तो कभी गम के। अगर जिंदगी में कभी तुम परेशानी महसूस करो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सर, माहम ने कहा और डॉक्टर प्रवीर के चैम्बर से बाहर आ गई। लेकिन माहम को यह नहीं मालूम था कि डॉक्टर प्रवीर की बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी और उसे ऐसे तूफान से गुजरना पड़ेगा जो उसकी ज़िंदगी को ही तहस नहस कर देगा। वो हालांकि शहर की एक जगमगाती रात थी, लेकिन उस रात ने उसकी ज़िंदगी में कभी न खत्म होने वाला अंधेरा भर दिया। कॉलेज का वार्षिक समारोह खत्म हुए आज दूसरा दिन था। लोग उसको सफल प्रोग्राम पेश करने की बधाइयां दे रहे थे। वो दिन भर फोन अटेंड करते करते और लोगों से मिलते जुलते थक चुकी थी, और इस समय जबकि रात के 11 बज रहे थे उसका दिल यही चाह रहा था कि बिस्तर पर जाए और फौरन फर्राटे लेने लगे। नाइट सूट पहनने के बाद वो बिस्तर पर जाने ही वाली थी कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अब क्या मुसीबत है। उसे विश्वास था कि इस वक्त आने वाली कोई मुंहफट सहेली ही होगी, अतः उसने थोड़ा झल्लाहट के साथ दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाजे पर मयंक को खड़ा देखकर वो सकपका गई और अपने शरीर को छुपाने के लिए दोनों हाथ अनायास ही सामने कर लिए। मयंक, तुम इस समय? उसने हैरत से कहा। माहूम, इस वक्त तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मयंक की लाल आंखों से जाहिर हो रहा था कि वो नशे में डूबा हुआ है। मयंक, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? माहूम ने थोड़ी फिक्रमंदी के साथ पूछा।
क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? आखिर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब माहम को कन्फर्म हो गया था कि वो नशे में धुत है और इस वक्त उसे अच्छे बुरे की बिल्कुल तमीज़ नहीं रह गई। वो बोली, मैम तुम इस वक्त जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करूंगी। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया और फिर उसने अंदर से सिटकनी लगा दी। माहम उसका इरादा जानकर कांप उठी। और फिर वो हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिससे उसने अपने मन मंदिर में जगह दी थी, वो एक क्रूर भेड़िया साबित हुआ, जिसने उसके बहते हुए आंसुओं की भी परवाह नहीं की। वो उससे सकती रही और वो दरिंदा उसकी अस्मत को तार तार करता रहा। माहम ने कभी सोचा भी नहीं था कि मयंक किस तरह उसे धोखा देगा। हालांकि बस चंद दिन के बाद वो पूरी तरह उसकी हो जाने वाली थी। उसका दिल व जिस्म दोनों ही उसके लिए थे। फिर ये जबरदस्ती, क्या वो कोई खेलने वाली गुड़िया थी? महान गुस्से से पागल हो रही थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी और मैन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो अपना जुर्म मानने को तैयार ही नहीं था और बार बार यही कह रहा था कि वो निर्दोष है। लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। महान का साथ शहर की कई महिला संगठनों ने दिया, जिसके नतीजे में जल्दी ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। महान की गवाही व अन्य कुछ सबूतों के आधार पर मैन को लंबे कारावास की सजा सुना दी गई। इस बीच लगभग टूट चुकी महान का सबसे ज्यादा साथ डॉक्टर परवीर ने ही दिया था। वो हर पल उसे ढांढस बंधाने के लिए मौजूद रहता था। आखिरकार महान ने उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया और जल्दी ही दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। शादी की गहमा गहमी खत्म हुई और जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगी। धीरे धीरे महान के मन से बीतते हुए कल की तल्ख की यादें मिटने लगी थी। डॉक्टर परवीर एक अच्छा पति साबित हुआ था। दूसरों की वो जितना सख्त था, उसके लिए उतना ही नरम। हालांकि कभी कभी वो सनक भी जाता था, लेकिन समस्या गंभीर नहीं थी। इतना तो सभी घरों में होता है। लेकिन अचानक वो मनहूस दिन आया, जिसने उसकी ठहरी हुई जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। उस दिन डॉक्टर परवीर की बड़ी बहन उससे मिलने आई थी, जो यूएस में रहती थी और एक साइंटिस्ट के तौर पर नासा में कार्यरत थी। काम की व्यवस्था के कारण वो डॉक्टर परवीर की शादी में नहीं आ सकी थी। अब उसे छुट्टी मिली थी तो वो इस नव शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने आई थी। माहम को उससे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि डॉक्टर परवीर जितना सख्त मिजाज था, उसकी बहन उतनी ही नरम। जब बोलती थी तो मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। वे तीनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर माहम को नींद आने लगी। तब वो अपने कमरे में सोने के लिए आ गई, जबकि डॉक्टर परवीर वहीं बैठा रहा। अभी उसे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक किसी खटके से उसकी आंख खुल गई। डॉक्टर परवीर अभी भी नहीं आया था। उसे प्यास महसूस हुई। बेड के पास रखी बोतल खाली थी, अतः वो किचन की ओर बढ़ी। उसने देख एक कोठरी जिसमें कबाड़ भरा रहता था, उससे रोशनी फूट रही है। डॉक्टर परवीर इतनी रात को उस कोठरी में क्या कर रहा है? क्या वो अपनी बहन कुछ दिखाना चाहता है? जिज्ञासा ने उसके कदम कोठरी की ओर बढ़ा दिए। वो अंदर दाखिल हुई। कोठरी में पहले की तरह कबाड़ भरा हुआ था, लेकिन साथ ही अंदर एक छोटा सा दरवाजा भी वो देख रही थी, जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। उस दरवाजे से भी रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। उसने उस दरवाजे से अंदर जाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अपना नाम सुनकर ठिठक गई। डॉक्टर परवीर की बहन कह रही थी, तुम्हें माहम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं उससे प्यार करता था और वो मयंक के पीछे दीवानी थी। इसलिए मैंने अपनी ये मशीन उसके ऊपर आजमाने का फैसला किया। लेकिन ये मशीन काम कैसे करती है? एक ऐसी हकीकत जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो ये कि जिसे हम बाहरी दुनिया के तौर पर देखते व महसूस करते हैं, वो सिर्फ दिमाग के जरिए पैदा एक नज़रिया होता है, जो हमारी इंद्रियों से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर आधारित होता है। दुनिया के रंग जो हम देखते हैं, चीज़ों को छूकर उनकी शक्ति या नरमी जो हम महसूस करते हैं, चीज़ों की लज्जतें जो हमारी ज़बान चखती है, तरह तरह की आवाज़ें जो हम अपने कानों से सुनते हैं, खुशबुएं जो हम सूंघते हैं, और इसके अलावा अपने आसपास की हर चीज़, हमारा काम, हमारा घर, फर्नीचर, बच्चे, जिन्हें हम अपने करीब या दूर देखते हैं, जिनका हमें एहसास होता है, वो सब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, जिन्हें हमारी इंद्रियां हमारे दिमाग तक भेजती हैं। दो महान वैज्ञानिकों, बर्ट्रैंड रसेल
और एलक विटिगेंस्टाइन का कहना है, एक नींबू दर हकीकत अस्तित्व में है या नहीं और ये कैसे अस्तित्व में आया इसे मालूम नहीं किया जा सकता। एक नींबू दरअसल एक ग्रुप होता है जायके जिसे जबान महसूस करती है, खुशबू जिसे नाक महसूस करती है, रंग व सूरत जिसे आंख महसूस करती है, और सिर्फ इन्हीं फीचर्स का अध्ययन किया जा सकता है। हाँ, ये तो हकीकत है कि दुनिया में जो कुछ भी हम देखते या महसूस करते हैं वो दिमाग तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं। डॉक्टर पुरवीर की बहन ने उसका समर्थन किया। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी ये मशीन तैयार की। डॉक्टर पुरवीर अपनी बहन को शायद वो मशीन ही दिखाने लाया था और उसके बारे में बता रहा था। ये मशीन किसी व्यक्ति की मेमोरी में कृत्रिम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजकर उसकी स्मृति में नकली घटनाएं पैदा कर देती है और उस व्यक्ति को लगता है कि वो घटनाएं उसकी ज़िंदगी में घटित हो चुकी हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ओह, वेरी नाइस, डॉक्टर पुरवीर की बहन की प्रतिक्रिया थी। फिर मैंने कॉलेज के वार्षिक समारोह के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसमें पूरे ग्रुप को खास तरह की टोपियां पहननी थी। उस ग्रुप में मैंने महान को खास तौर से शामिल किया। उनमें से हर टोपी में इस मशीन का रिसीवर मौजूद था, एक माइक्रोचिप की शक्ल में। टोपियां इतनी आकर्षक थीं कि मुझे यकीन था कि उस ग्रुप का हर मेंबर उन टोपियों को बाद में भी इस्तेमाल करेगा। अतः मैं अपनी मशीन द्वारा माहम की टोपी पर नज़र रखने लगा। एक दिन मुझे मालूम हो गया कि माहम एकांत में मेरी टोपी लगाए हुए हैं। मुझे मौका मिल गया और मैंने वो आभासी घटना उसकी स्मृति में आरोपित कर दी जिसमें मयंक उसके साथ दुराचार करता है। आगे कुछ सुनने की ताब माहम में नहीं थी। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा धोखा उसने खाया। उसे पाने के लिए डॉक्टर परवीर ने कितनी बड़ी साजिश की थी, और ऐसी साजिश जिसके लिए दुनिया का कानून उसे कोई सजा भी नहीं दे सकता था। उसे याद आए वो शब्द जो मयंक ने जेल जाने से पहले उसे कहे थे, माहम, मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों किया। शायद दौलत या किसी और लालच ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकिन एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर माहम ने गुस्से और नफरत के साथ उससे मुंह फेर लिया था, और वो ये भी नहीं देख सकी थी कि मयंक की आंखों के दरिया में बेबसी और अफसोस के कितने भंवर तैर रहे हैं। आज उसे पता चला कि उसने मयंक के ऊपर उस घटना का इल्ज़ाम लगाया था जो इस दुनिया में कभी घटित ही नहीं हुई थी और जिसे वैज्ञानिक तरीके से उसकी स्मृति में आरोपित कर दिया गया था। कुछ देर तक वो वहीं बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने उसके समस्त आंसुओं को अपने अंदर सोख लिया। इसके 4 दिन बाद माहम के पास मिलने वालों का तांता बंधा हुआ था। कोई उसे दिलासा दे रहा था तो कोई हमदर्दी जता रहा था, और इसका कारण भी था। बीती रात को उसके पति यानी एसटीआर के फिजिक्स लेक्चरर डॉक्टर परवीर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस तहकीक कर रही थी कि डॉक्टर परवीर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। अक्सर लोगों का यही विचार था कि अपना प्रमोशन ना होने की वजह से वो तनाव में रहता था, और इसी तनाव में उसने खुदकुशी कर ली। माहम को दिलासा देने वालों में उसकी करीबी सहेली कल्पना भी थी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कल्पना, माहम ने ठंडी सांस ली। तुम ठीक कहती हो माहम, जिसको तुमने प्यार के लिए चुना उसने तुम्हारे साथ दुराचार की, और जिसको तुमने पति के रूप में चुना उसने खुदकुशी कर ली। मैं इसलिए बदकिस्मत नहीं हूँ। फिर कल्पना ने चौंक कर पूछा। कल्पना, तुम मेरी सबसे गहरी दोस्त हो, अतः मैं तुम्हें सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहती हूँ। क्या तुम आज रात मेरे पास टिक सकोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल्पना ने उसके कंधे को थपथपाया। फिर उस रात माहम ने अपनी पूरी कहानी कल्पना से बयान कर दी, जिसमें उसके स्मृति परिवर्तन के द्वारा मयंक पर दुराचार का आरोप और इसके पीछे उसके पति की साजिश की कहानी थी। ओ माय गॉड, कल्पना की पलकों ने मानो झपकना छोड़ दिया। डॉक्टर परवीर इतना बड़ा साजिशी होगा, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हाँ, उसके पास टैलेंट था, लेकिन उसने अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया, माहम ने खोए खोए लहजे में कहा। काश कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही रास्ते पर करता, तो पता नहीं कितनी माहम उसके आगे पीछे फिरने लगती, कल्पना ने अफसोस के साथ कहा।
ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता, महम ने गुस्से और दुख के साथ कहा। लेकिन अब तो उसे धोखे से ही सही उसकी मोहब्बत उसे हासिल हो गई थी, फिर खुदकुशी क्यों की उसने? क्या उसका जुर्म उसे कचोट रहा था? तुमने ठीक कहा, उसका जुर्म उसे कचोट रहा था, एक ऐसा जुर्म जो उसने किया ही नहीं था। महम गुस्से से उठकर टहलने लगी थी। क्या मतलब? मैं तो समझे नहीं। जब उसने अपनी मशीन के बारे में अपनी बहन को बताया, उसके बाद अकेले में मौका पाकर मैंने उस मशीन की कार्य प्रणाली समझ ली, और फिर उसी मशीन के द्वारा एक दिन खुद उसी के मस्तिष्क में एक नकली घटना आरोपित कर दी, ऐसे जुर्म की घटना जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो घटना क्या थी? उस घटना में वो शराब के नशे में अपनी बहन के साथ दुराचार करता है। इस घटना के बाद किसी भी इज्जतदार भाई के सामने आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचता है, और डॉक्टर परवीर ने यही किया। आखिर नशा करने के बाद वो अपनी बहन का सामना कैसे करता? महम ने टहलते हुए ही अपनी बात पूरी की, और कल्पना यही सोचती रह गई कि कैसे क्या जुर्म माने और किसे कितना बड़ा मुजरिम।